नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की बात चैनल पर आपको सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में आई मूवी एनिमल को। एनिमल से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के बाद में करूंगा, उससे पहले आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें विजय का बुढ़ापा दिखाई दिया जाता है, जो अपनी कंपनी स्वास्तिक के 100 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है। फिर हमें उसका बचपन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विजय के पिता बलवीर का जन्मदिन है। तो विजय बहुत खुश था उनका बर्थडे मनाने के लिए, पर पापा घर पर मिलते ही नहीं। सुबह से रात हो जाती है अपने पिता के आने का इंतजार करते करते, लेकिन उसके पिता नहीं आते। तो विजय थक हार कर सो जाता है। पापा अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि विजय को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम विजय की जवानी का टाइम देखते हैं, जहां वो अपने दोस्तों कार्तिक की बहन गीतांजलि की सगाई में आया होता है। गीतांजलि विजय को भैया बोलती है। विजय कहता है कि स्कूल टाइम में तो भैया कभी नहीं बोला और हमारे बीच तो प्यार था ना, तो अब भैया कहाँ से। विजय कई सालों बाद इंडिया वापस आया था और बचपन में ही उनके बीच प्यार था, लेकिन बीच में सब खत्म हो गया। अब आज जवानी में जब गीतांजलि को विजय ने देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। विजय गीतांजलि को एक कहानी सुनाता है। सदियों पहले दो तरह के आदमी होते थे, एक अल्फा और दूसरे बाकी सब अल्फा, यानी कि ताकतवर बंदे जो कि जंगल में घुसकर शिकार करके लाते थे, और बाकी मर्द यानी कि कमजोर बंदे सब में बांटते थे। औरतें खाना पकाती थी और बाकी सबको खिलाती थी, पर औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो यह भी चुनती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करेगा, कौन उनके साथ रहेगा, सोएगा, प्यार करेगा, कौन उनके बच्चे को सुरक्षित रखेगा। सभी से ये सब कुछ औरतें डिसाइड करती थी। तब ये मम्मी पापा, धर्म, जाति, पढ़ाई लिखाई, नौकरी कुछ नहीं था। अगर तुम वहां होती तो किसे चुनती, अल्फा को या जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसको? तो गीतांजलि कहती है अल्फा को। विजय कहता है कि वही तो, जब सारी औरतें ताकतवर को चुनने लगी तो कमजोर मर्द जलने लगे। इच्छा और वासना तो उन विचारों की भी होती है ना। तब पैदा हुई कविताएं, मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा, 7 समुंदर पार जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कुछ नहीं करते ये लोग तो बस अल्फा। विजय ये कहानी बताते हुए ये बताना चाहता था कि तुम्हारी शादी जिससे हो रही है वो कमजोर मर्द है और मैं अल्फा हूँ, जो कि तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, तुम्हें सुरक्षित रखेगा, इसलिए मुझसे शादी करो। अब अगले दिन पिताजी का जन्मदिन होता है, तो विजय अपने बाल कटवा लेता है क्योंकि पापा को छोटे बाल पसंद थे। पापा कहते हैं कि तुम बड़े बाल में भी सही लगते थे। तो विजय कहता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं फिर बढ़ा लूंगा। विजय की 2 बहनें भी थी, रूप और बड़ी बहन रीत। रीत की शादी हो चुकी थी वरुण नाम के लड़के से, जो विजय को बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही वरुण विजय को पसंद करता था। वरुण विजय को हमेशा उंगली किया करता था ताकि वो अपने पापा की नजरों में बदतमीज और बिगड़ा बना रहे। रूप की वरुण के छोटे भाई से शादी की बात चल रही थी, तो विजय रूप से कहता है कि यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रीत की जब शादी हुई तब मैं छोटा था, वरना उसकी शादी भी नहीं होने देता, क्योंकि वरुण बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पर तुम वो गलती ना करो तो बेहतर होगा। वरुण और विजय के बीच झगड़ा हो गया था, जो कि पापा को पता चल जाता है। तो विजय को वो कहते हैं जाओ उससे माफी मांगो, पर विजय अपनी जिद पर वो कहता है गलती मेरी नहीं उसकी है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रीत कॉलेज में थी तो कई बच्चे उसकी रैगिंग कर रहे थे। तो यह बात जब विजय को पता चली तो वह गुस्से से कॉलेज पहुंच गया। सीनियर्स उस वक्त भी मजाक बनाने में लगे हुए थे कि ये बच्चा क्या ही कर लेगा। तो उनकी बोलती बंद करने के लिए विजय सीधा बंदूक ले आता है, जिसे देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। रीत उस पर बहुत गुस्सा होती है कि बंदूक लेके तुम स्कूल में क्यों आए, तुम पागल हो गए हो क्या, गुंडे बनोगे तुम। वो घर जा रही थी तभी दूसरे सीनियर्स चले आते हैं उन्हें परेशान करने के लिए। तो विजय अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उन सबको जख्मी कर देता है। जब यह सब कुछ पापा को पता चलता है तो वो विजय को खींच के 3-4 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर एक क्रिमिनल पैदा हो गया है। विजय कहता है 2 दिन से दीदी की रैगिंग चल रही थी और पापा के पास टाइम नहीं है, तो मुझे तो कुछ करना ही था ना। यह देखते हुए पापा विजय को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ विजय देखता है कि उसकी बहनें दुखी हैं, तो सिर्फ उसके लिए वरुण से जाकर वो माफी मांग लेता है। पापा विजय से कहते हैं कि वरुण बिजनेस जानता है, मेहनती है, इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी उसे सौंपी, तुम्हें नहीं। विजय कहता है कि मुझे स्वास्तिक में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और हाँ,
असली बेटा तो आपका वही है ना। यह सुनकर विजय के पापा उसे खींचकर थप्पड़ मारते हैं। तो विजय कहता है, हम दोनों साथ में एक घर में तो क्या, एक देश में भी नहीं रह सकते। विजय घर से निकल ही रहा था कि तभी गीतांजलि आ जाती है। विजय की बातें गीतांजलि के दिमाग में घुस गई थी और वह चली आई अपनी शादी तोड़कर छोड़ अल्फा के पास उसी के साथ रहने। विजय गीतांजलि को पापा से मिलवाने जाता है पर पापा उस पर ध्यान नहीं देते। उसके पापा ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे विजय वहां है ही नहीं। विजय को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। अब दोनों गीतांजलि के घर जाते हैं तो पूरा परिवार उन्हें खूब सुनाता है, क्योंकि काम ही ऐसा किया था। दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। तो सबको जवाब मिल जाता है कि ये किसी की नहीं सुनने वाले। इसके बाद विजय प्लेन से गीतांजलि को लेके निकल जाता है और फिर दोनों प्लेन में ही खूब कबड्डी खेलते हैं दिन रात लगातार। इसके बाद मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों के बीच बच्चों की बात होती है तो गीतांजलि कहती है कि तुम अपने पिता की तरह तो कभी नहीं बनना चाहोगे ना। विजय कहता है, मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो लेकिन मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब कहानी यहाँ से 8 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि विजय ने अब दाढ़ी बाल बढ़ा लिए हैं और उसके साथ में उसके कजिन भाई लोग हैं बंदूक लिए। वो एक जगह जाते हैं जहाँ मीटिंग चल रही थी। वरुण भी वहीं था। विजय वरुण का गला घोट कर उसे मार डालता है। रीत परेशान होती है कि आखिर वरुण कहाँ चला गया, अब तक आया नहीं। लेकिन विजय उसे कुछ नहीं बताता बल्कि कहता है कि आ जाएगा। गीतांजलि से शादी करके विजय विदेश चला गया था, लेकिन जब उसे खबर मिली कि उसकी पापा पर हमला हुआ है तो वो वापस चला आया अपनी बीवी बच्चों के साथ। विजय ने पापा से मिलना चाहा लेकिन वरुण ने उंगली करते हुए उसे बाहर रुकने को कहा। फिर मिश्रा अंकल जब मिले तब विजय पापा से मिल पाया। पापा से मिलने के बाद विजय मिश्रा अंकल से कहता है कि ये बॉडीगार्ड्स गोलियां तो चला सकते हैं लेकिन गोलियां खा नहीं सकते और किसी और पर भरोसा किया नहीं जा सकता। इसलिए सबके फोन टैप करो और अब जो प्लान बनने वाला है उसके बारे में किसी को कानोकार खबर नहीं होनी चाहिए। विजय सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसके पापा के ऊपर हमला करा है वो उसे छोड़ेगा नहीं। विजय अपने गांव जाता है जहां पापा की तरफ का पूरा परिवार रहता है। वहां से अपने कजिन भाइयों को लेकर आता है। वो चाहता है कि पापा की रक्षा के लिए ऐसे लोग हों जिन पर भरोसा किया जा सके। वो लड़ मरने के लिए वो तैयार हों और वो लोग वैसे ही थे। विजय एक आदमी लेकर आता है जिसे वे पापा का बॉडी डबल बनाता है और किसी को कानो कान इसके बारे में नहीं बताता सिवाय घर वालों के। वरुण को भी इस बात का पता नहीं चलता कि वो असली नहीं बल्कि दलवीर के बॉडी डबल से मिल रहा है। बॉडी डबल कहीं जा रहा होता है तभी असरार नाम का एक आदमी गाड़ी पर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ थी तो कुछ होता नहीं। असरार गाड़ी के शीशे को तोड़कर बॉडी डबल को मार डालता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह नकली दलवीर है। विजय को बहुत अफसोस होता है और यह भी सोचता है कि उसकी जगह पापा होते तो वो आज जिंदा न बचते। इसका मतलब उसका प्लान सही था, लेकिन एक जान तो गई। हमें देखने को मिलता है कि वरुण असरार को फोन करके बता रहा है कि दलवीर जिंदा, जिसको तुमने मारा वो बॉडी डबल था। सबके फोन ट्रेस हो रहे होते तो विजय उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि घर का भेदी कौन है। वरुण भी पापा के हमले में शामिल था, ये बात विजय को पता लग जाती है। यही वजह थी कि विजय ने वरुण और उन गुंडों को मार डाला जो भी उसमें शामिल थे। गौर करने वाली बात यह थी कि जहां वरुण को मारा वहां असरार भी मौजूद था, लेकिन उस वक्त विजय नहीं जानता था कि असरार भी शामिल था हमले में। अब हम देखते हैं कि विजय फ्रेडी नाम के एक हथियार विक्रेता से मिलने जाता है जो कि विजय को खूब सारे हथियार सप्लाई करने वाला था। विजय को समझ आ गया था कि जो भी पापा को मारना चाहता है वो रुकने वाला तो है नहीं। तभी वहां असरार अपने गुंडे लेकर चला आता है। विजय कुमार ने, क्योंकि उसकी वजह से दलवीर को नहीं मार पा रहा था, वो विजय बंदूक कुल्हाड़ी जो भी मिल रहा था सभी चीजों से गुंडों की धुलाई करने जा रहा था। तब ज्यादा लोग सामने आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी मशीन गन विजय निकालता है, जिसे चलाते ही उसके सामने वाला हर कोई तबाह हो जाता है। विजय तब असरार को पकड़ के मारने जा रहा था, तभी उसके भाई आबी का कॉल आ जाता है, जो कि इंतजार कर रहा था कि इस खबर का कि विजय को मारना या नहीं। विजय कहता है कि मैं जिंदा रह गया और अब मैं खुद तेरे पास आऊंगा, तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। और इसके बाद विजय गोली मारकर असरार का भेजा खोल देता है। विजय ने भले ही सबको मार डाला था, लेकिन उसे भी कई गोलियां, कई गहरे जख्म लगे थे, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। विजय के पास एक बॉम्ब फटा था, जिसके चलते उसकी जो सुनने की शक्ति है वो भी चली गई। तो अब उसे कान की मशीन लगानी पड़ती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हें 6 गोलियां लगी थी और पीछे गहरे जख्म हैं और सर पर भी काफ़ी चोट आई है। लगा नहीं था कि आप जिंदा बचेंगे, लेकिन खुशी है कि आप बच गए।
आप स्वाद लेने और महक लेने की सेंस खो चुके हैं। ये गोली आपके दिल के बहुत करीब लगी है तो और एक लेफ्ट लंग में लगी है और एक ब्लैडर में लगी है, जिसकी वजह से आपका यूरिनरी सिस्टम खराब हो चुका है। आपका दिल कभी भी धड़कना बंद हो सकता है। तो इसके लिए हम डोनर ढूंढ रहे हैं, पर हार्ट ट्रांसप्लांट करने पर भी चांस कम है इसके कामयाब होने के। विजय यही कहता है कि मेरे इरादे पक्के हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। विजय रीत को बता देता है कि उसने वरुण को मार डाला है क्योंकि वो पापा की हत्या करने में शामिल था। एक दिन गीतांजलि के मम्मी पापा आए होते हैं और वो दोनों को लड़ते देख लेते हैं। गीतांजलि सिगरेट पीने से विजय को रोक रही होती है और विजय पी रहा होता है। मम्मी पापा कहते हैं कि इसकी हालत देखो, आगे क्या सोचा है। गीतांजलि कहती है कि इतनी फिक्र थी तो तब क्यों नहीं आए जब मैं प्रेग्नेंट थी, अब तो कोई नहीं आया तो सोचो मैंने कैसे दो बच्चों को जन्म दिया। यही था उस वक्त जिसने मेरी मदद करी, डिलीवरी के बिल्कुल एक नर्स की तरह मेरा ख्याल रखा और एक बार भी कंप्लेन नहीं की। वो मुझे अच्छे से जानता है, सब कुछ समझता है। वो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा माँ, मेरी प्रेमी, सब कुछ है। पापा परेशान थे कि विजय का दिल धड़कना कभी भी बंद हो सकता है, वो कभी भी मर सकता है। लेकिन विजय को इन सब चीज़ों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो बस इंतज़ार कर रहा था डोनर का और उस इंसान का जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई। जो माहौल चल रहा था उसके चक्कर में विजय और गीतांजलि में भी नोकझोंक होने लगती है, लेकिन बाद में एक दूसरे को वो मना लेते हैं। अब हम अबरार नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसकी तीसरी शादी होने जा रही है। उसकी पहली 2 पत्नी से उसके 8 बच्चे थे और ये सारी बातें उसका भाई आबिद अबरार की होने वाली तीसरी पत्नी को बता रहा था। वो बताता है कि एक रात अबरार ने अपने दादा जान को अपने सामने जलते हुए देख लिया था। फिर उस दिन के बाद वह बोल नहीं पाता, तो मैं ही उसका ट्रांसलेटर हूँ। एक आदमी अबरार को खबर देता है कि आपका भाई असरार दिल्ली में मारा गया। तो अबरार को बहुत दुख होता है, वो गुस्से से भर जाता है। जिसने खबर दी उसे मार डालता है और फिर गुस्सा शांत करने के लिए अपनी नई बेगम के साथ गुलू गुलू करता है। इसके बाद अबरार एक गुंडे के पास जाता है जिसके जरिए असरार इंडिया गया था। बलवीर कुमार ने अबरार कहता है कि बलवीर को मारना बहुत अच्छा प्लान था, इससे वो इंसान खत्म हो जाता जिसने स्वास्थ्य कंपनी बनाई, वो कंपनी जहाँ से मेरे दादा को कुत्ते की तरह भगा दिया गया था। तुम लोगों ने एक साधारण से काम को अपना पर्सनल ईगो बना लिया और उसके बेटे के पीछे गए। उस गलती की वजह से मेरा भाई मारा गया। अब तू जा और मेरे भाई को सॉरी बोल। वो इतना कहते ही आबिद उसे गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल गया था और हार्ट ट्रांसप्लांट कामयाब हुआ, तो इस खुशी में वो बिना कपड़ों के घूम रहा होता है। उसी वक्त विजय से मिलने एक लड़की आई होती है जिसका नाम जोया था। दरअसल विजय को जो दिल मिला था वो जोया के मंगेतर का था, इसलिए वो उस इंसान से मिलने आई जिसके पास उसके मंगेतर का दिल था। वो जा ही रही होती है कि विजय उसे रोक लेता है और दादाजी जिस घर में रहते थे वहाँ उसके रहने का बंदोबस्त कर देता है। विजय को जोया काफ़ी पसंद आ गई थी, तो अब वो उसी के साथ चक्कर चलाना शुरू कर देता है और उसके साथ वो कई दिन कई रातें बिताता है बिना कपड़ों के। गीतांजलि को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था क्योंकि विजय के पाँव घर पर टिकते ही नहीं थे। विजय जोया को दी हुई लव बाइट के कलर को मैच कराते हुए एक गाड़ी बनवाता है जिस पर बैठने से पहले ही उसके सामने धमाके से वो कार उड़ जाती है। विजय जोया से शादी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जोया कहती है कि वो शादी नहीं कर सकती, वो उसकी दुश्मन है। ये जो दिल आपको मिला है वो उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। जोया कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोला, ये सब इतनी सफाई से किया गया कि आप लोगों के ढूंढने में के बाद भी किसी को कोई शक नहीं हुआ। ये सब प्लान था अबरार का, जो स्कॉटलैंड में रहता है। अबरार का छोटा भाई जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो एक पेशेवर कसाई है जो कि इस्तांबुल में रहता है। जब आपने उसके भाई को मारा तो उसने आपके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। उसकी सर्जरी करा के एक और विजय बना रहे थे ताकि तब नकली विजय घर आए तो आपके परिवार में किसी को भी शक ना हो। उसके बाद सही वक्त आने पर जब आप मेरे साथ होते तो वो आपके पापा को मार डालता। मरते हुए बलवीर सिंह के होठों पर एक ही सवाल होता कि जो बेटा उसके लिए जान दे सकता है वो उसकी जान क्यों ले रहा है। उसके बाद वो फिर तुम्हें और तुम्हें पूरे परिवार को मार डालता और सब सोचते हैं कि तुमने सबको मारा है। शायद जो अभी धमाका हुआ वो अबरार नहीं कराया होगा आपको मारने के लिए। विजय कहता है कि धमाका तेरा मुंह खुलवाने के लिए था, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तू कौन है। दरअसल विजय जितना प्यार दिखा रहा था जोया के ऊपर वो सब नाटक था, सच उगलवाने के लिए। लेकिन जोया को वाकई में विजय से प्यार हो गया था। विजय कहता है कि अगर सच में प्यार है तो मेरे जूते चाट।
जोया ऐसा करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो विजय वहां से चला जाता है। उसे लगा कि वो नाटक कर रही है, पर उसे सच में प्यार हो गया। तो वो सबसे कह देता है कि वह जहां जाना चाहती है उसे वहां भेज दो, इज्जत के साथ। दादाजी भी बताते हैं कि हम 3 भाई थे, बड़ा भाई तो गांव में ही रुक गया। मैं और मेरा छोटा भाई दुनिया फतेह करना चाहते थे। हमने मिलकर स्वास्तिक स्टील कंपनी शुरू की, लेकिन कुछ साल बाद उसकी नीयत खराब हो गई। बार बार धोखा देने के बाद मुझे उसे स्वास्तिक से निकालना पड़ा। इसी बदनामी की वजह से उसने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ दिया और कुछ साल बाद खबर मिली कि उसने अपने आप को आग लगाकर अपनी जान दे दी। जब दलवीर ने स्वास्तिक संभाली तो उसका बेटा यानी कि अबरार का पिता आया था स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने। दलवीर कहते हैं कि अगर भाई होने के नाते मदद मांगता तो शायद मैं मना नहीं करता, लेकिन उसका स्वास्तिक पर कोई हक नहीं। अबरार के बाप ने अपना मजहब बदल कर 3-4 शादियां की और उसके फिर कई बच्चे हुए, अलग अलग बीबी। अबरार उनमें से ही किसी एक का बेटा है और तेरा बड़ा भाई है। दादा और पिता विजय को समझाते हैं कि अबरार को माफ कर दो, नहीं तो ये रंजिश आगे भी चलती रहेगी। विजय कहता है कि सजा मैं देता हूँ, माफी आप दे देना। विजय गीतांजलि को जाकर बता देता है कि वह कई दिनों से जोया के साथ रात बिता रहा था, तो गीतांजलि उसे खींच के तमाचा मारती है और फिर दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। विजय उसे समझाता है कि वह हम पर जासूसी करने आई थी और उसके साथ प्यार का मैं नाटक कर रहा था ताकि वह सच बता दे, पर गीतांजलि उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे बस अब तलाक चाहिए। ये जो तुम्हारा पापा के लिए प्यार है ना, वो रोग बन चुका है, काश वो उस दिन मर गए होते। ये सुनकर विजय उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। अगले दिन विजय स्कॉटलैंड पहुंच जाता है अबरार के घर और गोलीबारी करते हुए तबाही मचा देता है। अबरार विजय को मारने जा रहा होता है तो आबिद उसे समझाता है कि अभी इससे मत लड़ो, हमारा ही नुकसान होगा, यहाँ से फिलहाल निकल जाते हैं, फिर बाद में इसको इसके घर में घुस के मारेंगे। विजय को अबरार की बीबियों से पता चलता है कि वह प्लेन के जरिए यहाँ से भाग रहा है, तो वो वहीं पर पहुंच जाता है और अबरार विजय में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे बरसा रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई हारना नहीं चाहता, तो यह लड़ाई किसी के एक मरने पर ही खत्म होनी थी। विजय कहता है कि दादाजी ने कहा कि तू अपना खून है, तू मेरा भाई है, मैं रुक जाऊंगा, तू रुकेगा क्या? अबरार पेट की जिप खोल के नीचे की ओर इशारा करता है, जिसका साफ मतलब था नहीं। विजय चाकू लेता है और अबरार का गला काट कर उसका किस्सा खत्म कर देता है। खून से लथपथ विजय पापा के पास जाता है और जिस चाकू से अबरार को मारा वो उनके हाथ में पकड़ा देता है, यह जताते हुए कि आपको मारने की कोशिश करने वाले को आपके बेटे ने मार डाला। विजय को पता चलता है कि पापा को कैंसर है और उनके पास बस 4 से 6 महीने ही बचे हैं। विजय कहता है कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा आपको, आप मेरे साथ अमेरिका चलो, वहाँ सब इलाज हो जाएगा। पापा कहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, यह कुछ ऐसा नहीं कि बंदूक और मारामारी से सही हो जाएगा। विजय कहता है कि मेरी मारामारी से ही यह घर आबाद है, वरना आपने तो दुश्मन को दामाद बना के रखा था पापा। पापा कहते हैं कि तुझे जितनी भी गले काटने हैं मेरे नाम पे काट लेना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तूने आज तक जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि अंदर से तू एक क्रिमिनल है विजय। विजय कहता है कि इन 25 सालों में हमारे बीच कुछ नहीं बदला, तब भी आप यही सोचते थे और अब भी आप यही सोचते हो। विजय उन्हें एहसास दिलाता है कि कैसे वे अपने पापा का प्यार मांगता रहा और पापा बस काम में लगे रहे और कभी उसके साथ प्यार से बात नहीं की। 2 पल साथ में बैठ के अच्छे से कभी उन्होंने नहीं बिताए। वो कहता है कि आप मेरे लिए महान हो, लेकिन आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा नहीं हो, लेकिन हाँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा बेटा जरूर हूँ। पापा कहते हैं कि जब तू वापस आया तो मैं बहुत खुश था, मैं स्वास्तिक तेरे हाथ में थमाना चाहता था, पर तूने जंग शुरू कर दी। विजय कहता है कि अगर वरुण मुझे बोलता कि सब कुछ सेफ है, मुझे सब सही लगता, तो मैं आपके ठीक होने के बाद वापस चला जाता, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए था पापा। पापा कहते हैं कि स्वास्तिक मेरी जिंदगी थी, मैं अपना साम्राज्य तुझे देना चाहता था, लेकिन तू बस चला गया। 8 साल मैंने तुझसे बात नहीं की, तो तू भी मुझसे बात कर सकता था। तेरी माँ मुझसे बात करती थी, तेरे बारे में सबको सब कुछ पता था सिवाय मेरे। विजय कहता है कि आपको तो मेरे बारे में वैसे भी कुछ नहीं पता था, मैं कहाँ पढ़ा, क्या किया, मेरी भी यही शिकायतें हैं, लेकिन छोड़ो, आप जीत जाओगे। मैं शिकायतें करने बैठा था, उससे पहले आप मर जाओगे, हमेशा की तरह मेरी पूरी बातें सुने बिना। पापा कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, तुझे अपने से दूर नहीं भेजना चाहिए था, सब कुछ छोड़कर तुझसे बात करनी चाहिए थी, बाप बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर। मेरी सजा यही है,
कि ना मुझे अफसोस करने का हक है और ना मेरे पास वक्त है, फिर भी तू मुझे कभी माफ मत करना और बस उसे याद रखना कि जिसे तू चाहा है अगले जन्म में तू पापा और मैं तेरा बेटा, और वो हर एक गलती जो मैंने की तू मत करना। उसके अगले जन्म में मैं फिर से पापा और तू मेरा बेटा, फिर देखना मैं तुझसे कितना प्यार करूंगा। तब तुम शान से कहना कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। इसके बाद विजय मिश्रा अंकल को गले लगाकर फूट फूट कर रोता है। इतना सब करके जो उसका सबसे प्यारा था उसे सभी से बचाया, अब वो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता था। इसके बाद गीतांजलि अपने बच्चे को लेकर वापस यूएस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका बच्चा अपने पापा को गले से लगा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अबरार के भाई अजीज को, जिसकी सर्जरी करके विजय बनाया जा रहा था, उसने विजय के 2 लोगों को पकड़ लिया था जिनकी वो बोटी बोटी कर डालता है। वो कसाई था ना, तो खून खराबा करने में वो माहिर था। यहाँ पता चलता है कि जोया पेट से है। जोया चूंकि अजीज की प्रेमिका थी, तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलना था कि वो अजीज का है या विजय का। अबरार की जो तीसरी बीवी थी अजीज उससे निकाह कर लेता है, यह बताते हुए कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और उसमें मेन विलन होगा अजीज, जो विजय का हमशक्ल है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि इस मूवी का नाम है एनिमल, तो मूवी में सभी कैरेक्टर भी उसी तरह के दिखाए गए हैं। कैसे सभी लोग अपनी टेरिटरी बचाने के लिए वहशी पने पर उतर जाते हैं, जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, वो सब इस मूवी को में दिखाया गया है। उन लोगों को नहीं पता लगता कि सही क्या है गलत क्या है, और सभी अपनी टेरिटरी बचाने में लगे रहते हैं। इसके अलावा फिल्म में किरदार है विजय, जिसे नहीं मतलब कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही, वो बस अपने लोगों को सुरक्षित करना चाहता है, फिर भले उसके द्वारा किए गए जो काम है वो समाज में गलत क्यों ना कहे जाएं। विजय हमारी नज़रों में, कानून की नज़रों में, हर किसी की नज़रों में गलत है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो हम क्या करेंगे, तो तुरंत आपको लगेगा कि विजय सही है। जब बात फैमिली की आती है ना, तो सही गलत सब किनारे हो जाता है। वो लगता है कि हम क्या क्या ना कर जाएं जिससे कि किसी को कुछ ना हो। हमें अपनी भी चिंता नहीं रहती, किसी से भी हम भिड़ जाते हैं पूरी ताकत के साथ। ये तो हो गई फिल्म के ऊपर ऊपर की बात। अब बात करते हैं कि विजय इतना घातक एनिमल क्यों बना। मुझे लगता है कि बैड पेरेंटिंग जो है वो इसकी मेन वजह थी। विजय के पापा अपने बिजनेस में इतना मशगूल थे कि वो अपने बेटे को समय नहीं दे पाए। वहीं विजय अपने पापा का प्यार तरसने के लिए तड़पता रहा। पापा 2 पल के लिए उसके साथ रहें, उससे बातें करें, कुछ होता तो वो उस चीज को सही करने में जुट जाता। फिर चाहे जैसे ही उसे लगता कि उसके पापा खुश होंगे देखकर कि मैंने सब सही कर दिया, लेकिन वो इस सब में यह भूल जाता था कि सब कुछ सही करने का जो तरीका वो अपना रहा है वो गलत है। जिस चीज से उसके पापा ने खुद से और दूर कर दिया, उसने पापा का टेंशन पाने के लिए सब कुछ किया पर उसे कभी मिला नहीं। पापा को आखिर में जो अफसोस हो रहा था कि वो बैठ के बात करते, बाप की तरह नहीं दोस्त की तरह, तो हाँ शायद विजय इतना हिंसक नहीं बनता। दोस्तों, ये जो कहानी है सिर्फ फिल्मों में देखने को नहीं मिलती, बल्कि यह कहानी आपको कई घरों में देखने को मिल जाएगी, जहाँ बेटा तड़पता रहता है अपने पापा के प्यार के लिए, लेकिन पापा बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चा देखता है कि पापा दूसरे बच्चों से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन खुद के बच्चे से कभी सही से बात नहीं कर पाते। पापा काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास बच्चों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। दरअसल गलती पापा की भी नहीं होती, उन्हें अपने बेटे से प्यार तो होता है लेकिन बस जता नहीं पाते। दरअसल समाज ने पापा का कैरेक्टर इतना सीनियर टाइप जो बना रखा है कि पापा लोग कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बेटा बहुत कोशिश करता है अच्छी अच्छी चीज़ें करके पापा का अटेंशन पाने की, पर पापा चाहकर भी अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पापा कभी खुश नहीं होंगे, यही सब मन में आने लग जाता है। इस चीज़ का कुछ नहीं किया जा सकता, यह रिश्ता ऐसे ही चलता है। शायद हम ही वो लास्ट जनरेशन है जो ये सारी फीलिंग्स फील कर पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आगे चलकर सब फ्रेंडली पापा बनने वाले हैं। ऐसे कड़क और बच्चों को समय ना देने वाले पापा विलुप्त हो जाएंगे। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसा मारकाट करे और गुनाहों का देवता बन जाए। तो अगले भाग में यह पहलू भी दिखाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। मूवी पर यह भी इल्ज़ाम लगे कि इसमें औरतों को नीचा दिखाया गया है। कई कलाकार फिल्म इंडस्ट्री को, चाहे वो जावेद अख्तर हों या और भी कोई हों, उन्होंने इस बात को लेकर कई मंच पे ये मुद्दा उठाया कि इस फिल्म में औरतों का अपमान किया गया है, औरतों के किरदार को अच्छा नहीं दिखाया गया।
पर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। विजय और गीतांजलि के रिश्ते की बात करें तो विजय ने गीतांजलि को से 2 थप्पड़ भी खाए, वो भी अपनी गलती की वजह से। एक बार तब जब वे उसका बड़ा स्टेप खींचकर उसको चोट पहुंचा रहा था, और दूसरी बात तब जब उसने बताया कि वो जोया के साथ सोया। फिल्म में तो कहीं नहीं दिखा कि विजय ने गीतांजलि को मारा पीटा हो, पर हाँ, जब गीतांजलि ने पापा को गलत बोला तब विजय उस पर गुस्सा हो गया। गीतांजलि खुद बताती है कि जब कोई नहीं था उसके साथ तब विजय ने ही उसका ख्याल रखा, उसने किसी की भी कमी नहीं महसूस होने दी। अगर वो लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। ऐसा नहीं कि विजय डोमिनेटिंग है और गीतांजलि सब सहती रहती है। वो गुस्सा करता है तो वो भी गुस्सा करती है, वो चिल्लाता है तो वो भी चिल्लाती है, वो गाली देता है तो वो भी गाली देती है, वो मारता है तो वो भी मारती है। मारना तब गलत होता जब बेवजह मारो। अब विजय ने धोखा दिया था तो उसे मार खानी पड़ी, और इस सीन में सब सेटिस्फाई भी होते हुए होंगे। अच्छा हुआ कि उसे मारा, धोखा दिया था तो मार तो खाएगा ही ना। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया जाए और फिर लड़का लड़की को मारे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। और उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपना तरीका है प्यार जाहिर करने का। और नाराजगी भी विजय ने जोया से कहा कि प्यार है तो मेरे जूते चाटो। पहली बात वो कि जोया जो दुश्मन की तरफ से आई थी। दूसरी बात कि विजय को लगा कि वो नाटक कर रही है, तो ऐसा बोलूंगा तो थोड़ी आकर वो कर लेगी। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि शायद उसे सच में प्यार हो गया है। इसके बाद उसने अपने ही लोगों से सही सलामत उसके घर वापस भेजने के लिए भी कहा। वो जहाँ से आई थी वहाँ बस वासना में मिटाने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे पैदा करने के लिए। जब विजय से प्यार मिला, उसने देखा कि वो उसका कितना ख्याल रखता है, कितना अच्छे से रहता है। ये सब देख उसे भी प्यार हो गया। तो विजय ने जोया के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करी और दुश्मन के बाद होते हुए भी उसे जिंदा वापस जाने दिया। वो अपनी बहनों की भी केयर करता था, इसलिए समय समय पर उन्हें समझाता था कि क्या सही है क्या गलत। उसे पता था कि वरुण सही नहीं है, और वो सच में भी गलत था, क्योंकि वरुण रीत के साथ अच्छे से नहीं रहता था। विजय अपनी बहनों का बस भला चाहता था। उसने कभी दब के रहने या घर पर रहने या पति की गुलामी करने को नहीं कहा, बल्कि हमेशा काम करने को मोटिवेट किया। तो कुल मिलाकर लोगों ने बस बातें बनाई हैं और वही बातें हर जगह फैल गईं, और सब ने सोचा कि मूवी में औरतों को गलत दिखाया गया है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को बिना देखे बिना सुने जज ना करें। पहले खुद देखें, खुद जांचें, उसके बाद उस चीज़ को देखने जानने के बाद उसे परखें, उसको लेकर अपने मन में कोई पर्सपेक्टिव, कोई विचार बनाएं। मूवी को ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, मतलब बच्चे नहीं देख सकते, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि ऐसी मूवी देख के बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप पेरेंट्स हो, आप खुद ध्यान रखो कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं। रही खून खराबे की बात, तो ये तो मूवी देखने से पहले हर कोई देखता है कि मूवी किस जनरेशन की है। जिसे जो पसंद होता है वो वही देखता है। लेकिन अगर आपको खून खराबा नहीं पसंद और आप फिर भी देखने गए, तो जाहिर सी बात है कि आपको मूवी नहीं पसंद आएगी। जो काम पसंद नहीं वो काम करके आपको मजा भी नहीं आया, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। विजय कोई हीरो नहीं बल्कि वो विलेन है ही कहलाएगा। उसके काम हीरो वाले नहीं विलेन वाले हैं। भले वो मानता है कि वे अपने परिवार को बचा रहा है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन बाकी किसी को भी नज़रों में वो सही नहीं है। अब एक्टिंग की बात करें तो यह चीज़ हर किसी को माननी पड़ेगी कि रणवीर कपूर की एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं। कोई भी किरदार वो उसे निभाते नहीं बल्कि जीते हैं। उन्हें बॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर मानने में कोई बुराई नहीं है। रश्मिका मंदाना का जो एक डायलॉग है उसकी वजह से उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था, लेकिन सच बात तो ये है कि उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। जब विजय और गीतांजलि के बीच झगड़ा होता है तो हम गीतांजलि के इमोशन साफ समझ पाते हैं। अनिल कपूर और बॉबी देओल दोनों ही जाने माने दिग्गज कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग से हर कोई वाकिफ है, तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए और क्या ही कहना बाकी है। और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम अच्छा रहा। अब आगे चलकर हम दो विलेंस के बीच की लड़ाई दिखाई जाएगी। अब होगा विजय वर्सेस विजय, और ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है इस मूवी को लेकर वो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी बता सकते हैं। जो नए लोग हैं मेरे साथ इस सेशन में, लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं पर अब तक चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। आपको मुझसे बात करनी है या कुछ भी कहना है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर या एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।